विलियम बुटलर यीट्स ने ये पोएम लिखी है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफी देखते हैं। तो विलियम बुटलर यीट्स जो हैं ये 13 जून 1865 में पैदा हुए थे एंड 28 जनवरी 1939 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक आयरिश पोइट हैं एंड ड्रामाटिस्ट हैं एंड राइटर हैं और ये इन्फ्लुएंस थे टी.एस. इलियट से, जॉन कीट्स से, विलियम वर्ड्सवर्थ से। और इनकी जो पोइट्री है इसके जो थीम्स हैं वो मोस्टली होते हैं द इम्पैक्ट ऑफ फेट एंड डिवाइन ऑन हिस्ट्री। एंड ये एक सिम्बोलिस्ट पोइट हैं, तो इसलिए ये अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा सिम्बल्स यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्बल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। द टायर, द गियर, द व्हील, द सी, द विंड, द ट्री, द सन, द मून, द रोज, द गोल्ड, द सिल्वर, द अर्थ, द वाटर, द एयर एंड द सी। ये सब सिंबल्स हैं जो कि ये अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने ये जो पोएम लिखी है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये इन्होंने क्यों लिखी, इनका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था। तो इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1919 में, जबकि जो आयरिश वार है, इंडिपेंडेंस वार थी आयरिश की, वो स्टार्ट होने वाली थी, उसका स्टार्ट था, उसकी बिगनिंग थी। तो तब इन्होंने 1919 में ये पोएम लिखी थी। एंड ये जो पोएम है ये इन्होंने 1916 में लिखी थी, जबकि ये पोएम जब ये वार जो है ये स्टार्ट होने वाली थी, उसका बिल्कुल स्टार्ट था, ठीक है, उसकी बिगनिंग में। तो इन्होंने इसमें कहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए ये पोएम लिख रहा हूँ कि उसकी जो लाइफ है वो कैसी होगी। वहाँ उसकी लाइफ में उनको दुआएं देना चाह रहे थे कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मुझे डर है, जैसे मुझे ख्यालात आते हैं बूढ़े बूढ़े कि वैसी मेरी बेटी की लाइफ बिल्कुल ना हो। जिस तरह पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो सस्पिशियस होते हैं, तो इसलिए वो बहुत कॉन्शियस थे अपनी बेटी को लेके कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो, वो नेक्स्ट जाके किसी भी बुरे जो है वो चैलेंज में ना फंस जाए। तो वो उनको जो है ना वो दुआ दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो दुआ दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स दे दे के, मुख्तलिफ़ लॉजिक्स के ज़रिए उनको बताना चाह रहे हैं। एंड दिस पोएम जो है इसका अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला हम इसका स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो ये 10 स्टेंजा की पोइम है और इसका जो ईच स्टेंजा जो है उसकी 8 लाइंस हैं एंड ये लिखी गई है एम्बिक पैरामीटर में। इसका सबसे पहला स्टेंजा हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वंस मोर द स्टॉर्म इज़ हाउलिंग, वो कहता है कि एक और जो तूफ़ान है वो फिर से चीख रहा है। हाउलिंग होता है चीखना। एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कवर्ड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, एक बार फिर से तूफ़ान आ रहा है, चीख रहा है और आधा इस झूले के नीचे छुप गया है जहाँ के मेरी बेटी सो रही है। देर इज़ नो ऑब्स्टेकल, और इस तूफ़ान को आने के लिए कोई रुकावटें नहीं हैं, लेकिन बट ग्रेगरी वुड्स, ग्रेगरी ये एक जंगल है उसका हवाला दे कहता है कि उसकी लकड़ी, एंड वन बेयर हिल, और एक पहाड़ है, वेयर बाय द हेस्टेक, ये घास फूस को कहते हैं, एंड रूफ लेवलिंग विंड, और छतों के बराबर उठने वाली हवा, ब्रेथ ऑन द अटलांटिक, जो कि अटलांटिक रिवर से उठ रही है, कैन बी स्टेड, जिसको रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, एंड फॉर एन आवर, और 1 घंटे के लिए, आई हैव वॉक्ड, मैं वहाँ पे चला, एंड प्रेड, मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्लूम डैट इज़ इन माइंड, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल उठ रहे थे, मैं परेशान था, मेरा दिमाग जो है वो बहुत परेशान था, जिस वजह से मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की। तो ये इसका पहला स्टेंजा था। अगर हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं, आई हैव वॉकड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर, और मैं वहाँ 1 घंटे तक उदासी में पैदल चलकर अपनी बेटी के लिए दुआ करता रहा। एंड हियर द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, यहाँ पे कहते हैं कि समंदरी हवा की चीख सुनाई दी टावर के ऊपर, अंडर द आर्कीज ऑफ द ब्रिज, वो जो पुल है उसकी मेहराबों के नीचे, एंड स्क्रीम, स्क्रीम कहते हैं नदी को, स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लड स्ट्रीम, स्ट्रीम नदी कहते हैं फ्लड यानी कि जो बहने वाली। तो वो कहता है कि और एल्म्स में, सैलाबी नदी के ऊपर भी वो
चीख सुनाई दी। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी समंदर है ना, तो वहाँ पे जब हवा चल रही हो तो उसकी लहरों से जब वो हवा टकराती है तो वो कैसे शी शी किसकी आवाज़ आती है, तो वो उसको बयान कर रहा है कि ऐसे की चीख सुनाई थी हवा की कि तूफ़ान आने से पहले जो हैं वो हवाएं शुरू हो गई हैं। इमेजिन इन द एक्साइटेड रिवीर, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं पुरजोश होके अपने आप को एक्टिव करके मैं उसको तसव्वुर कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। डेट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, जैसे कि वो फ्यूचर वाले लम्हात, वो ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गया है। यानी कि मैं अपने माइंड में, अभी उसकी बेटी जवान हुई नहीं है लेकिन वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है कि ये आखिर एक दिन जवान होगी, तो जवान होने के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी, उसको लेके ये परेशान है। तो ये इमेजिन कर रहा है कि मेरी बेटी जो है वो यंग हो गई है। डांसिंग द फ्रेंजी ड्रम, और वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंजी ड्रम कहते हैं नकारा बजना, तो वो कहते हैं इस चीज़ का नकारा बज रहा है। आउट ऑफ द मर्डियस इनोसेंस ऑफ द सी, यहाँ पे ना वो सी की बात कर रहा है कि जो सी है ना, वैसे तो ये बहुत खामोश तबीयत होता है, लेकिन जब ये लहरें उठती हैं, जब तूफ़ान आता है, तो यही खामोश तबीयत, यही मासूम जो सी है, बहुत प्यारा काम सी जो हमें नज़र आता है, यही क्या होता है, ये खूनी बन जाता है, लोगों को अपने अंदर लपेट लेता है, इसकी डीपनेस ऐसे करती है। देन हम थर्ड स्टेंजा में जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी बेटी की ब्यूटी के लिए दुआ कर रहा है, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी, कि उसको ब्यूटी ज़रूर अता हो, एंड येट नॉट, लेकिन इतनी नहीं, ब्यूटी टू मेक अस स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, लेकिन इतनी ब्यूटी ना उसे दे दी जाए कि जो उसको देखने वाले हैं, जो अनजान हैं उसको देखने वाले, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, वो हैरान हो जाएं, वो उसकी तरफ देखते ही रह जाएं कि ये इतनी खूबसूरत है, इसके अलावा कोई खूबसूरत तो है ही नहीं। और हर्ट्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास, और जब वो शीशे के सामने खड़ी हो, फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, और इस चीज़ से वो तकब्बर ना करे कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरती हो ही नहीं सकती। कंसीडर अ ब्यूटी इज़ सफिशेंट, और वो हर चीज़ के लिए अपनी ब्यूटी को सफिशेंट ना समझे। यानी कि जैसे हम देखें तो औरत की बात की जाती है कि अगर उसके पास खूबसूरती है तो उसके बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मीन्स के उसकी जो खूबसूरती है वो हर चीज़ के लिए काफ़ी है, हर काम करने के लिए काफ़ी, उसके पास डिग्रियां होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि वो अपनी ब्यूटी का टोकन लेके कुछ भी कर सकती है। ब्यूटी इज़ अ टोकन फॉर एवरीथिंग। देन लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी, और वो जो उसके ऊपर नेचुरल जो यानी कि कुदरत की मेहरबानियाँ होनी हैं, उन मेहरबानियों को वो अलविदा ना कह दे। द हॉट ट्रैवलिंग इंटीमेसी, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वो लोग जो हमसे अट्रैक्ट होते हैं, वो हमें देखते हैं, ख़ासकर अगर मर्दों की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, हर मर्द नहीं ऐसा होता, लेकिन कुछ की ऐसी होती है कि वो किसी चीज़ को पा लेते हैं, दैन उनको उस चीज़ की जो है वो मज़ीद ख्वाहिश नहीं रहती। तो इस तरह बता रहे हैं कि कोई भी जो है वो इतना किसी के साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। द चूज़ राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, यही कोई भी यहाँ दुनिया में है जो फ्रेंड है वो हमेशा नहीं रहता। जब किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो वहाँ से मतलब अपने फ्रेंड लिस्ट से उसको निकाल देते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता उनका ताल्लुक़ कम हो जाता है। देन नेक्स्ट टेंजा में वो बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है हेलन की, कि हेलन बहुत खूबसूरत थी, सबसे यहाँ पे यानी कि यूनिवर्स में सबसे खूबसूरत जो लड़की थी वो हेलन थी, और उसने अपने साथ क्या किया। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, यानी कि हेलन जो है वो मुंतखब हुई क्या, कि वो एक क्वीन के तौर पे मुंतखब हुई, लेकिन उसने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही फजूल बना लिया, अपनी ज़िंदगी को फजूल कर लिया, उसको फीका कर लिया। कैसे, एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, पहले वो उनको चूज़ किया गया कि ये एक जो है वो क्वीन बनेगी, एक जो किंग है उसकी वाइफ बनेगी, जैसे कि मिनीलियस जो किंग है उनकी ये वाइफ बनी थी। देन क्या किया, पेरिस आता है और इनको बखा के अपने साथ ले जाता है, और पेरिस को यहाँ पे बता रहा है कि पेरिस इंतहाई फजूल तरीन लड़का था, जिसने इतनी जंगें करवाई, किसके लिए, हेलन के लिए, ठीक है। तो उसने इतना कत्लो गारत करवाया, इतना मतलब सिटी ऑफ हेलन जो है उसको, सिटी ऑफ जो ट्राई है उसको जो है ना वो बर्बाद कर दिया हेलन के लिए, कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता था, लोगों को आगे लड़वाता था। उसका जो भाई था उसको भी इसके लिए मौत के मुंह उतारा गया, ठीक है। वो उसको पहले औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जैसे ही उसकी औलाद होती है तो पेरिस की लड़ाई में बेचारा वो भी मारा जाता है।
तो पेरिस इंतहाई फजूल तरीन लड़का था जिसके लिए क्या किया, हेलन ने अपनी ब्यूटी को गिफ्ट में पेश कर दिया। वाइल डैट ग्रेट क्वीन, वो एक बहुत ग्रेट क्वीन साबित हुई। डैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जो कि कहाँ से पैदा हुई, रोज ऑफ द स्प्रे, क्योंकि हेलन का जो फादर है वो ज़्यूस था और इसकी जो मदर है ना वो विमेन, वो थी वो ह्यूमन थी, बट इसका जो फादर है वो गॉड था। तो इसलिए इसने कहा है कि वो क्या हुई थी, वो एक स्प्रे से निकली थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, यानी कि वो फादरलेस थी, वो यतीम थी, उसका फादर नहीं था, तो इसके पास बहुत ज़्यादा जो वो रास्ते थे चलने के लिए कि वो कैसे जो है वो उसको चला सकती है अपनी लाइफ को। येट चूज़ अ बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉरमैन, बट उसने क्या किया, उसके पास जो ऑप्शन थी उसको उसने चूज़ किया और एक ऐसे इंसान को तलाश किया जो कि फूल था। ठीक है, इट्स सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट, जितनी भी खूबसूरत औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, अ क्रेज़ी सैलेड विद देयर मीट, अपने मीट के साथ क्रेज़ी सैलेड खाती हैं। यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल दे के बताना चाह रहा है कि वो औरतें जो बहुत खूबसूरत होती हैं वो क्या करती हैं कि अपनी चूज़ से क्या करती हैं, किसी लोफर का, किसी फूल मैन का जो है वो इंतखाब करती हैं। यानी कि वो पंजाबी में भी कहते हैं ना कि जितनी खूबसूरत चीज़ हो उतनी ही उसने सिलेक्शन ख़राब करनी होती है। वेयर बाय द हार्न ऑफ प्लेंटी इज़ अनडन, हार्न ऑफ प्लेंटी यहाँ पे जो है ना वो उसको कह रही है, जो हॉर्न है वो उसको कहते हैं सिंग को, और प्लेंट इज़ अनडन, यानी कि बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो अनडन रहते हैं, ये इसकी हैप्पीनेस से, उसकी प्रॉस्पेरिटी से अनडन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो किसके बारे में है, नेक्स्ट स्टैंजा में वो प्रे कर रहा है अपनी डॉटर के लिए कि उसकी जो डॉटर है उसको कैसे का होना चाहिए, और उसके लिए एडवाइजेस कर रहा है अपने डॉटर को कि मेरी डॉटर जो है वो इन एडवाइजेस को अगर पिक करे। इन कर्टिसी आई शुड हैव हर चीफली लर्न, वो कहता है कि शाइस्तगी से मैंने ये सीखा होता कि हार्ट्स आर नॉट हैज़ अ गिफ्ट, कि दिलों को एज अ गिफ्ट नहीं दिया जाता, बट हार्ट्स आर अर्नड, दिलों को जीता जाता है। यहाँ पे वो उनको एडवाइस कर रहा है। बाय दोज डैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, येट मैनी डैट हैव प्लेड द फूल, वो लोग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते वो अपना किरदार कैसे प्ले करते हैं, एक पागल की तरह। फॉर ब्यूटीज़ वेरी सेल्फ हैज़ चार्म मेड वाइज, और वो जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, एंड मैनी अ पुअर मैन डैट हैज़ रूव्ड, कुछ लोग क्या होते हैं जो गरीब होते हैं लेकिन फिर भी वो घूमते हैं सारी दुनिया में लव एंड लव्ड के तौर पे, कि हम प्यार करते हैं, एंड थॉट हिमसेल्फ बी लव्ड, और हमें चाहा जा रहा है। फॉर्म और ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, यहाँ पे ना वो दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो उनको प्यार होता नहीं है लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं कि हमें प्यार है, लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन आता है कि उनको भी किसी ना किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है, किसी पागल को भी। ठीक है, देन नेक्स्ट आंसर में वो बात करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी की, अपनी बेटी की, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे की हो। मे शी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, वो एक फलते फूलते दरख्त की तरह बन जाए। डेट ऑल हर थाट्स में लाइक द लिनेट बी, कि उसके जितने भी ख्यालात हों वो लिनेट की तरह हों, यानी कि उनकी जो वो डीप, उसकी जो है ना वो ख्याल हो, उसकी डीप सोच हो उसकी। हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग ग्राउंड देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ साउंड, और वो क्या करे, वो लोगों वो इसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि उससे लोगों को वो इतनी अजीम हो कि लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। नॉर बट इन मेरीमेंट बिगिन अ चेज़, और वो कुछ भी हासिल करे तो अपनी खुशी से करे। बट नॉर बट इन मेरीमेंट अ कॉलर, अगर वो कोई झगड़ा करे कोई, ठीक है, तो वो भी मजाक में करे, अपनी इंटेंशन से वो झगड़ा ना करे बल्कि मजाक के तौर पे करे। ओ मे शी
लिव लाइव लाइक सम ग्रीन लॉरल, और उसकी जो ज़िंदगी है वो सब्ज़ रहे। जो सब्ज़ा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि पीस की निशानी है। तो इस तरह कह रहे हैं कि उसकी जो लाइफ है वो पीसफुल रहे। सब्ज़े से लोगों को फ़ायदा होता है, ठीक है। जब वो सब्ज़ होता है तब वो साया करता है, और जब वो सूख जाता है तब भी लोगों के वो काम ही आता है। रूटेड इन वन डियर परचुअल परपिचुअल प्लेस, परपिचुअल कहते हैं मुस्तकिल एक ही जगह रहने वाले को। तो वो कहता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो ना डीप हो जाएं, उसी जगह पे रहें, और वो इससे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, और उससे लोगों को इस्तेफादा हासिल हो, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट टेंसा की बात करते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, पोइट जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो अपनी लाइफ थी वहाँ में उनकी कौन सी लव स्टोरी थी और वो कैसी रही। माई माइंड बिकॉज द माइंड स्टेट आई हैव लव्ड, मेरा दिमाग इसने किसी से प्यार किया। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। डैट आई हैव अप्रूव्ड, जिसको मैंने मंजूर किया और उसे अपने पे हक दिया। प्रॉस्पर बट लिटल हैड ड्राइड अप ऑफ लेट, अब बहुत देर हो चुकी है और अब मेरा दिल इसको नहीं मानता। येट नाउज, लेकिन ये जानता हूँ। डैट टू बी चोक्ड विद हेट, के जो नफ़रत है हमारे अंदर जो नफ़रत है वो अगर भर जाए तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं। मे विल बी एविल ऑफ ऑल एविल चांसेस चीफ, कहते हैं कि हमारे अंदर जो नफ़रत का भर जाना है वो सबसे एविल चीज़ है। इफ़ देर इज़ नो हेटेड इन आ माइंड, अगर कोई दिमाग में कोई नफ़रत ना हो तो एजाल्ट एंड बैटरे ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीव, कोई भी हमला हो या कोई भी हवा की ताकत हो, लिनेट को इसके पत्तों से अलहदा ना कर पाएगी। नेक्स्ट टेंसा में वो स्टेटमेंट देता है अपने जो है ना वो अपनी जो महबूबा है उसकी महबूबा का नाम है मॉन्टगोन। ये ना एक एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि वो कैसी थी। एन इंटेलेक्चुअल हेटर इज़ द वर्स्ट, एक अक्लमंद और एक सोची समझी एक जहन को यूज़ करके जो नफ़रत की जाती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। इससे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ नहीं है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस अगस्ट, यहाँ पे अपनी वो बेटी को कह रहे हैं कि तुम कभी भी ऐसी ना बनना कि जो तुम्हारे ओपिनियंस हैं, तुम्हारे जो ख्यालात हैं, तुम्हारी जो राय है वो कभी भी जो है वो वो थोड़ी सी लिमिटेड ना हो। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न, क्या ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत को नहीं देखा था। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न, उस औरत को जो कि प्लेंटी हॉर्न से निकली थी। यहाँ पे ना वो अपने महबूबा की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो कैसी थी, वो भी प्लेंटी हॉर्न से निकली थी। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, उसका ओपिनियनेटेड माइंड था, उसने अपने माइंड का इस्तेमाल किया लेकिन दिल का इस्तेमाल ना किया। यहाँ पे ना वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि मैंने उसे सच्ची मोहब्बत की थी, उसने भी मुझसे मोहब्बत की होगी लेकिन फिर उसने अपने माइंड का यूज़ किया कि मैं इतना पैसे वाला नहीं था, तो उसने मुझे छोड़ के उस पैसे वाले इंसान से शादी कर ली कि जिससे उससे पैसा तो मिला लेकिन उसे कभी भी मोहब्बत नहीं मिली। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, उसका ऐसा माइंड था, उसने जो है वो अपने माइंड की सुनी, दिल की ना सुनी। बार्टर डेट हॉर्न एंड एवरी गुड बी क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एवरी एंग्री विड। यहाँ कह रहा है कि इसके ख्याली दिमाग की वजह से उसने क्या किया, बर्टर और हर अच्छी तबीयत वाले खामोश तबीयत से समझेगी, यानी कि ऐसी हो। देन अगला जो स्टेंसा है इसमें कहते हैं कंसीडरिंग डैट ऑल हेटर ड्राइवन हैंस, इस पर गौर करते हुए कि तमाम नफ़रत इसी वजह से कार फरमा है। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, रूह बुनियादी मासूमियत, कहता है कि अगर हम इस चीज़ पर गौर कर लें कि तमाम जो नफ़रतें हैं वो किस वजह से हैं, तो हमारी जो बुनियादी रूह है वो फिर से मासूमियत की हामिल हो जाएगी। एंड लर्न्स एट लास्ट डैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अफ्रेटिंग, कहते हैं कि और हम सीखते हैं कि खुद को खुशी करने वाली, खुद को मुतमईन करने वाली और खुद को खौफज़दा करने वाली ये जो चीज़ें हैं, एंड डैट इट्स ओन स्वीट विल इज़ हेवन विल, इससे ज़्यादा जो है वो जन्नत वाली कोई चीज़ नहीं अगर हम अपनी मर्ज़ी से करें। शी कैन थो एवरी फेस शुड स्काउल,
स्कॉल कहते हैं भटकना। तो यहाँ पे अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं और उसको कहते हैं कि वो कर सकती है चाहे इसका चेहरा भटक जाए, एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल, या फिर कोई भी आंधी चीखे, और एवरी बेलोज बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल। और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी चैलेंज तुम्हारे सामने अगर आ भी जाए लेकिन तुमने फिर भी भटकना नहीं है, तुमने फिर भी खुश रहना है, तुमने फिर भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। एंड इसका लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा में वो कहता है एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, और इसका जो दूल्हा है वो इसे ऐसे घर में ले जाए वेयर ऑल अकस्टम्ड एंड सरमीनियस, के जहाँ पे सब आदी हूँ और रस्मी हूँ। फॉर एरोगेंस एंड हेटर्ड आर द वेयर्स, तकब्बर और नफ़रत इस जैसी जो चीज़ हैं ये बहुत कॉमन है, ये तो हर राह चलते से मिल जाएंगी, बट पेडल इन द थ्रॉट रेफर्स, यानी कि ये सब कुछ तो क्या है, ये रास्ते से मिल जाता है, ये लोग, ये तो कॉमन है, ये तो हर कोई भी चाहने वाला उसको दे सकता है, लेकिन उसको ऐसी चीज़ें ना मिलें, वो किसी ऐसे घर में जाए जिसमें जो है वो कस्टम्स का बहुत ख्याल किया जाता हो। जहाँ पे कस्टम्स होती हैं वहाँ पे ख़ानदान मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। हाउ बट इन कस्टम्स एंड इन सेरेमनी, लेकिन कैसे कि रस्म और रिवाज में मासूमियत और ख़ूबसूरती पैदा होती है। सेरेमनी इज़ अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, पहले उसने हॉर्न का जिक्र किया था ना, उसी को वो कहता है कि वो जो हॉर्न है ना वो सेरेमनी का नेम है, और सेरेमनी वो कहता है कि ये जो सेरेमनी है ना इसी में प्रॉस्पेरिटी पैदा होती है, यानी कि जो हम लोग जो सेरेमनी करते हैं तो उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग मौजूद होते हैं, ख़ानदान वाले सब मिलते जुलते, तो इस तरह वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पे एक ख़ानदानी लोग नज़र आते हैं, ना कि लोग अकेले इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। एंड कस्टम्स फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल टी, और जहाँ कस्टम होता है वहाँ पे लॉरल ट्री उगता है। लॉरल ट्री उसने कहा है कि जो लोग रीति रिवाजों पे यकीन रखते हैं, और जाहिर सी बात है जो रीति रिवाजों पे यकीन रखते हैं वो बहुत ख़ानदानी होते हैं, और जो ख़ानदानी होते हैं वहाँ पे पीस रहता है, वहाँ पे कॉल्स नहीं होते, वहाँ पे पीस रहता है, ठीक है। और जहाँ पे पीस रहता है ना वहाँ पे ख़ानदानों की ज़िंदगी हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं। तो वो इस तरह अपनी बेटी को दवा देना चाह रहे हैं कि जो मेरी बेटी है वो हमेशा सुखी रहे, हमेशा उसको कोई भी जो चैलेंज आए उसको वो खुशी खुशी कबूल करे, और उसको पॉजिटिवनेस से जो इसका मुकाबला करे, ना कि नेगेटिव थाट्स को अपने माइंड में लेके आए। नेक्स्ट इसके थीम्स की बात की जाए, वेमेनहुड एंड ट्रेडिशनल फेमिनिटी, यहाँ पे उसने वेमेनहुड की बात की है कि जो वेमेन है उसकी जो ब्यूटी है उसको लेकर उसने बात की है कि उसकी जो वेमेनहुड है उसकी कैसी की मतलब थिंकिंग होती है। एंड ट्रेडिशनल फेमिनिटी में उसने कस्टम्स की बात की है, सरनीस की बात की है। द पावर एंड डेंजर ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो डेंजर होती है, ठीक है, वो डेंजरस होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास ब्यूटी का टोकन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ब्यूटी की पावर है। देन है द होप एंड द फियर्स ऑफ पेरेंटहुड, यानी कि किसी भी फादर का, किसी भी मदर का, कोई भी पेरेंट हो तो उनको अपनी बेटी को, अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसके थीम्स से। नेक्स्ट इसमें सिंबल्स यूज़ हुए हैं। द लॉरल ट्री जो है वो ये इसमें सिंबल यूज़ हुआ है। सबसे लास्ट पे भी उसने लॉरल ट्री का नाम लिया कि लॉरल ट्री जो है ये हैप्पीनेस का सिंबल है, और मेरी जो बेटी है उसकी ज़िंदगी में हमेशा हैप्पीनेस रहे और इन चीज़ों का सामना करे। अगर चैलेंजेस वो ये नहीं कि वो करे, बल्कि हर किसी इंसान को इन चैलेंजेस का जो सामना है, इस तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। और वो कह रहा है कि अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी में ये तूफ़ान सारे आ जाएं तो उसके बाद उसको जो है ना वो हैप्पीनेस मिले, ना कि उसको कोई उसके बारे में बैड रिज़ल्ट मिले। देन उसमें सिंबल यूज़ किया द हॉर्न ऑफ प्लेंटी। द हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब है ब्लेसिंग ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर है उसकी ब्लेसिंग को वो यूज़ करे, ना कि अपनी ब्यूटी को अपने सामने ला के खड़ा कर दे कि मेरी ब्यूटी हर चीज़ के लिए काफ़ी है। नहीं, जो कि जो नेचर उसके ऊपर ब्लेसिंग कर रही है उसको भी कबूल करे। लास्ट वाला जो इसका सिंबल यूज़ हुआ है द स्टॉर्म। द स्टॉर्म उसने तूफ़ान की बात की है, सबसे पहले जो स्टेंजा था उसी में उसने बात की है। कहता है कि द बिगनिंग ऑफ द पोइम में क्या हुआ है, ये जो सिंबल है ना स्टॉर्म का, इसको यूज़ किया गया कि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में आने वाले हैं, यानी कि ये सब कुछ आया नहीं है लेकिन वार चल रही है, तो वो इस बात को सोच रहा है, वो इस बात को इमेजिन कर रहा है कि जो मेरी बेटी है वो यंग होगी है और उसकी लाइफ में ये सब चैलेंजेस आ जाने हैं, उसकी लाइफ में ये तूफ़ान उठने वाला है। तो इस चीज़ को उसने द स्टॉर्म को यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किया है।
तो आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।